नहीं, देखिए, निश्चित रूप से सर्वप्रथम तो मैं हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, जहानाबाद जिला के पार्टी के सम्मानित महामंत्री स्वर्गीय विजय सिंह जी की शहादत पे हम श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। जो उच्च स्तरीय समिति भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने बनाया था, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी हों, पूर्व पुलिस अधिकारी बीडी राम जी हों, सरकार के साथ वरिष्ठ पद पे रहीं श्रीमती सुनीता दुग्गल जी हों, वरिष्ठ नेता मनोज तिवारी जी हों। ये कमेटी पटना आई थी और उन्होंने काफ़ी नज़दीक से जायज़ा लिया परिस्थितियों का। वो मिले लोगों से और उन्होंने देखा है। उनके जो भी फाइंडिंग्स हैं, मुझे लगता है कि तर्क संगत है और तथ्यों पर आधारित है। हम लोग तो वहाँ ग्राउंड पे मौजूद थे और जिस प्रकार से बिना किसी उकसावे के, बिना किसी प्रोवोकेशन के पुलिस की जो बर्बरता हुई है, ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस प्रकार बिहार की भूमि पे, बिहार की भूमि को विश्व भर में लोकतंत्र की जननी लिच्छवी गणराज्य के नाम से जाना जाता है। बिहार की भूमि को एक बार जब भारत के इतिहास में संविधान का गला घोट करके आपातकाल लगाया गया, तो उस आपातकाल के विरोध में देशव्यापी आंदोलन खड़ा बिहार में होता है। उस बिहार की भूमि पे संवैधानिक अधिकारों का हनन भरे बाजार में दिन दहाड़े कैमरे के सामने हुआ है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम होगी। बीजेपी नेता विजय सिंह की हत्या के लिए नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और शीर्ष पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई गई है कोर्ट में। ये देखिए, ये तो बहुत ही स्वाभाविक है। बिना पुलिस मैनुअल में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि बिना उकसावे के शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट, शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे लोगों पे इस प्रकार लाठी भांजी जाएगी, इस प्रकार आंसू गैस के गोले दागे जाएंगे, इस प्रकार से आक्रमण किया जाएगा। जनप्रतिनिधि या राजनीतिक कार्यकर्ता लोकतंत्र के प्रहरी होते हैं, लोकतंत्र के सिपाही और सैनिक होते हैं। उनके साथ जिस प्रकार की बर्बरता की गई है, मुझे लगता है कि पुलिस के साथ साथ जुडिशियल तरीके क्या हैं, न्यायपालिका में हम लोग गए हैं और हम सुनिश्चित करेंगे कि न्याय हो और आगे लोकतंत्र में आंदोलन का स्थान बना रहे। किसी भी आंदोलनकारी को, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो लोकतंत्र के आदर्शों में विश्वास रखता है, उसके आदर्शों पे ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। हमारा लोकतंत्र हमारी शक्ति है और उसका दमन, उसका हनन किसी भी कीमत पे हमें स्वीकार नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट के 7 जुलाई के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसमें हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दी थी और दोष सिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। नहीं, देखिए, हमारे देश में स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान निर्माताओं ने शुरू से ही इसकी संकल्पना रखी थी और न्यायपालिका न्याय संगत तरीके से जांच करने के बाद राहुल गांधी जी पे निर्णय लिया गया। राहुल गांधी जी को ऐसा लगता है कि वो, उनके पास अधिकार है पिछड़े समाज के लोगों को अपमानित करने का। जो उनके ऊपर ये फैसला आया है, उन्होंने पिछड़े समाज के लोगों को अपमानित किया था और बार बार, देखिए, राहुल गांधी जी हैबिचुअल ऑफेंडर है। कभी मोदी समाज, खांची समाज, तेली समाज, चौकीदार समाज पे विभिन्न प्रकार के अपमानजनक शब्दों का उपयोग करते आए हैं। एक ज़माना रहा होगा जब आप कांग्रेस के या भारत के तथाकथित पहले परिवार के अंग रहे होंगे, लेकिन 2014 के बाद न्यू इंडिया की संकल्पना में सब बराबर हैं। दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित, गरीब, आप किसी को भी फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। भारत पे 140 करोड़ लोगों का समान हक है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री के फ्रांस में बेस्टिल डे परेड का जो सलामी दी गई, उसको लेकर हमला बोला और कहा है कि ये राफेल डील का चलते ये टिकट मिला है इनको, ये सम्मान। देखिए, ये
बचकानी हरकत है। राफेल डील पे राहुल गांधी जी ने लिखित रूप से सुप्रीम कोर्ट में अपनी माफ़ी भेजी है। उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया है और पुनः उस गड़े हुए मुर्दों को आप उखाड़ रहे हैं। यह आपकी अपरिपक्वता या आपकी इमेच्योरिटी को दर्शाता है। जब नरेंद्र मोदी जी या देश का कोई भी व्यक्ति, देश का कोई भी प्रधानमंत्री बाहर किसी देश में जाता है और उसे उस देश का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त होता है, तो अकेले प्रधानमंत्री का मान सम्मान नहीं बढ़ता है। ये देश के 140 करोड़ लोगों का गर्व से सीना चौड़ा होता है। आपको ये बात नहीं बचती है क्योंकि आपको लगता है कि आपका जन्म ही देश पे शासन करने के लिए हुआ है। आप शासन करने की मानसिकता से आगे बढ़िए, हम सेवा करने की मानसिकता से बढ़ते रहेंगे। व्यक्तिगत विफलताओं के लिए भी मियां जिम्मेवार है। हेमंत बिश्व शर्मा पर ओवैसी का तंज कहा। ये देखिए, ओवैसी लगातार तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं। तुष्टीकरण का कोई उदाहरण अगर देना चाहे वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में तो वो AIMIM है। AIMIM का अर्थ ही होता है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ मुस्लिम, जिसके पार्टी के नाम में ही एक वर्ग का ही बस नाम मेंशन हो। उस पार्टी के लोग राजनीतिक शुचिता पर टिप्पणी करते अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन चिंता मत करिए ओवैसी जी, एक ज़माना रहा होगा तुष्टीकरण का। 14 के बाद इस देश में तुष्टीकरण से आगे संतुष्टीकरण का ज़माना है। हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक हमारी कल्याणकारी योजनाओं से हम भारत के एक एक व्यक्ति को लाभ नहीं पहुंचाते हैं, एक एक व्यक्ति को सशक्त नहीं करते हैं। हर घर नल की बात हो, सबको घर देने की बात हो, बैंक के खाते सबके हों, उज्ज्वला कनेक्शन सबको मिले, हेल्थ इंश्योरेंस सबको मिले, सबको स्वावलंबी कैसे बनाएं, हमारी ये चिंता है। आप धर्म जाति के नाम पे भेदभाव की राजनीति करने पर ही आपका अस्तित्व है, आपको वो मुबारक। सीताराम येचुरी CPIM के महासचिव ने कहा है कि UCC सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तेज करने के लिए भाजपा का एक राजनीतिक उपकरण है। UCC तो संविधान के अनुच्छेद 44 में है। अगर भाजपा का होता तो बाबा साहेब अम्बेडकर या संविधान निर्माता जितने भी हमारे प्रमुख नेता जिन्होंने इस देश के स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, उन्होंने संविधान में क्यों रखा होता? ये बोल करके सीताराम येचुरी जी संविधान निर्माताओं का अपमान तो नहीं कर रहे हैं कहीं, क्योंकि आर्टिकल 44 जहाँ तक मुझे ज्ञात है, स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोमोट अ यूनिफॉर्म सिविल कोड टू सिक्योर यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स थ्रू आउट द कंट्री, ऐसा संविधान में मेंशन्ड है। तो संविधान की संकल्पनाओं को पूरा करना भी सांप्रदायिकरण हो गया येचुरी जी के हिसाब से। मुझे लगता है येचुरी जी को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है और संविधान को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता है।